पत्रकारों से पूछिए जो उस बीट पर काम करते थे, उन्हें बताया जाता था इस स्कूल की जाके फोटो लेकर आइए, उन्हें यह कहा जाता था इस स्कूल को विजिट करिए। मैं कहता हूं ना, हमें तो आज हम 65 दिन पुरानी सरकार है, हमें किसी के अच्छे काम को स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं है। अगर पहले अच्छा काम हुआ, वाहवाही होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और देश में यह सभी सर्वोर मान्यता है कि हर सरकार अपने आप में कुछ ना कुछ अच्छा करती है। तो मैं तो चुनौती देता हूं, वो कहते थे इस स्कूल में जाओ, उस स्कूल में जाओ, केवल 2 स्कूलों को दिखाया जाता था, राउस एवेन्यू पे और एक पड़पड़गंज में। देखिए ना, आपके पत्रकार जाएं बदरपुर के स्कूल में, नॉर्थ ईस्ट के स्कूल में जाइए, नॉर्थ ईस्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में जाइए, 1,42,000 बच्चे 48 स्कूल्स में पढ़ते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और बच्चियां वहां रहती हैं। आज 8वीं से 9वीं 10वीं या 10वीं से 11वीं 12वीं में जाने के लिए 7-7 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। तो मैं तो उनकी बुराई भी नहीं करूंगा, हमने तय किया है, उनकी कमियों को हमने बोलना नहीं है। लेकिन वो जो हमारा काम है, मैं बस 5 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं। हमारा काम है, हम काम कर कर दिखाएंगे। आवर वर्क विल स्पीक, वी विल नॉट टॉक अबाउट देम। उन्होंने ये नहीं किया, मैं तो बता रहा हूं, पूरी दिल्ली में 1000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। उन सरकारी स्कूलों को आप विजिट करिए, देखिए पिछले सालों में क्या हुआ। मैंने किया है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आर के पुरम स्कूल का जिक्र करना चाहूँगी, मैं मेहराम नगर स्कूल का जिक्र करना चाहूँगी, जहाँ पर इमारतें बेहद जर्जर स्थिति में थी, लेकिन एक अच्छी बड़ी इमारत वहाँ पर खड़ी हो रही है। जब हमने अक्सर मनीष सिसोदिया को सुना या उसके बाद हमने आतिशी जी को सुना, तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि हमारे इतने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए, हमारे इतने बच्चों का ये रिकॉर्ड था। तो क्या वो सब कुछ झूठ था? देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इनमें से बहुत सारों के माता पिता ने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की होगी, किन्हीं के दादा ने की होगी। पूछिए, क्या दिल्ली में उससे पहले कभी क्या फर्स्ट डिवीजन नहीं आती थी? क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल से इस 10 साल में बच्चे आईआईटी और मेडिकल में गए हैं? क्या उससे पहले डॉक्टर और इंजीनियर बनते ही नहीं थे क्या लोग? दिल्ली में 1973 में शिक्षा का एक्ट लागू हुआ, गिने चुने मुट्ठी भर कॉन्वेंट स्कूल थे, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी, सेंट कोलंबस, सेंट जेवियर्स, मुट्ठी भर। ये तो अब कुकुर मुत्ते की तरह 1670 स्कूल खड़े हो गए। उस दौर में क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों से इंजीनियर डॉक्टर नहीं निकलते थे? आपकी पत्रकार बिरादरी में सैकड़ों पत्रकार ऐसे होंगे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़े। मैं 33 पैसे फीस देकर, 33 पैसे फीस थी मेरी नगर निगम के स्कूल में, हम नगर निगम के स्कूल से पढ़ के आए, एंड आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। तो पहले भी होता था, अब भी होता है, फर्क केवल इतना है 10 साल। ये भी एक चतुराई है, मार्केटिंग का तरीका है। इसमें केवल उनकी बुराई करने की बात नहीं है, उनको साधुवाद भी देना चाहिए। उन्होंने इसको खूब गाया बजाया है, खूब कहा है हमारे इतने फर्स्ट डिवीजन आए, पहले भी आते थे। पर ये आरोप तो सारा विपक्ष आपकी सरकार पर भी लगाता है, बीजेपी के ऊपर भी यही आरोप मैंने तो कहा, मैं है। उन पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, आप जांचिए, मैं नहीं आरोप लगाऊंगा। वो तो मेरे विपक्ष से आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि वो मेरे गुणगान गाएंगे तो शायद आपकी अपेक्षा गलत है। मेरा और मेरी सरकार का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ही एजेंडा है। हम अब 60 दिन बाद उन्होंने ये नहीं किया, वो हमारा खजाना खाली छोड़ गए, उन्होंने शिक्षा के एक्ट में बदलाव नहीं किया, प्राइवेट स्कूलों के लिए केस हार गए। ये सैकड़ों तकलीफें हैं, सैकड़ों। पूरा टाइम जिस शो के लिए आपने रखा होगा मैं बता सकता हूं, मगर हमने तय किया है, जनता ने हमें बहुत भरोसे के साथ चुना है। हम उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। जहां हमारी कुछ कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए काम करेंगे। उनके बारे में अब हम बार बार नहीं कहेंगे, जनता जानती है, इसीलिए उन्हें हटाया है। आपने सरकारी स्कूलों की बड़ी तारीफ गिनाई और कहा कि भाई हम भी वहां से पढ़े हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पढ़े हुए होंगे। क्या आप ये मानते हैं बतौर शिक्षा मंत्री कि सरकारी स्कूल जो हैं वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की स्थिति में है, या दे रहे हैं, या कभी दे पाएंगे? देखिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी तो हमारा ही है ना। बिल्कुल। वो आए क्यों?
क्योंकि सब्सिक्वेंटली पिछले 27 सालों में सरकारें फेल हुई। हम तो 27 साल से सत्ता में नहीं थे शोभना जी। 27 सालों में सरकारें फेल हुई इन स्कूल्स को उस पैरामीटर पे लाने के लिए, उस एस्पिरेशनल क्लास को जिसके आर्थिक साधन बढ़ रहे हैं, जिसका वर्ल्ड में एक्सपोजर बढ़ रहा है, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा उन सरकारी स्कूलों में नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए तो ये स्कूल खड़े हुए। दिस इज ऑल रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल। हम वैसे अच्छे स्कूल दे नहीं पा रहे थे, इसलिए ये खड़े हुए। इसलिए प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी हमारा ही बच्चा है, हमारे ही दिल्ली का बच्चा है। स्कूल में आप भी जानते हैं आशीष जी, पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में गरीब तबका जो है वो ज्यादा जाता है। और ये गरीब तबके को ये शिकायत हमेशा है कि जिस तरीके की कंप्यूटर लैब्स, जिस तरीके की सुविधाएं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, वो हम सरकारी में नहीं दे पा रहे। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अभी तो हम 60 दिन पुराने हैं, जाके इन 27 सालों के बाद कैसी कंप्यूटर लैब जो शिक्षा का मॉडल बताते थे, जाकर देखिए कैसे कंप्यूटर लैब है, कैसे कंप्यूटर लैब है, जाकर देखना चाहिए। आप देखिए, हमारी सरकार ने इस बजट में 350 स्कूल में नए आईसीटी लैब बनाने की तैयारी की है। हमने उसका बजट प्रावधान किया है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, मगर देखिए जाकर ऐसे जर्जर हालत में कंप्यूटर छोड़ के गए हैं जो आप अपने घरों में ढूंढते, इन्हें स्क्रैप कहां करें। और वो छपवाते थे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में खबरें। 4 करोड़ रुपए खर्चे, 4 करोड़ रुपए हैप्पीनेस करिकुलम के लिए और देशभक्ति करिकुलम के लिए। और आप हैरान होंगी कि उसमें 20 करोड़ 87 लाख रुपए उस 4 करोड़ रुपए की स्कीम के विज्ञापन के लिए खर्चे। ये चतुराई है। तो आप कह रहे हैं कि खजाना खाली है और आपने एक लंबा चौड़ा मुझे बता दी अपनी परियोजनाएं कि भाई हम क्या क्या करेंगे। हाँ, तो कहां से पैसा लाइएगा? आप एक बात को सुनिए। देखिए, केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार का स्मार्ट क्लासरूम केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल आपने भी कहा, उन्होंने कहा हमने बड़े अच्छे क्लासरूम्स बना दिए हैं। आपने 2 स्कूलों का जिक्र किया। 1070 सरकारी स्कूलों में, क्या आप आंकड़ा आप आरटीआई से लीजिए, हमारे विभाग से संपर्क करिए, केवल 700 स्मार्ट क्लासरूम्स बना पाए हैं। नहीं तो आप पैसा कहां से लाएंगे? मैं बताता हूं। ये सब पैसा भारत सरकार की विभिन्न स्कीम्स से मिलता है। इस बार हमने 2000 स्मार्ट क्लासरूम, 60 स्कूल तो ऐसे बनाएंगे, सीएम श्री स्कूल जिनका नाम होगा, जिसके हर क्लासरूम जिसका स्मार्ट क्लासरूम होगा। ठीक है। जिसमें एआई होगी, रोबोटिक्स होगी, जिसमें डाटा साइंस होगा। और केवल स्मार्ट क्लासरूम ही नहीं होगा, इस स्मार्ट क्लासरूम को कैसे यूज करना है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करना है, कैसे उसके गूगल फॉर्मेट में जाकर अगर वो टीचर उसे पढ़ाना चाहता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ाना चाहता है, तो कैसे उसका इस्तेमाल करना है। अगर आज वो भी किया जाएगा। आज भी अगर उस स्मार्ट क्लासरूम को लगाकर चौक से और बटन दबा के साफ करना है, जैसे कई चैनलों में आप लोग करते हैं, तो उसका क्या लाभ है? ये तो इस और क्या काम हुआ? 2000 स्मार्ट क्लासरूम्स हम लगाएंगे। हमने, देखिए, हम नोट कर रही हूँ सब। हाँ, लगाइए, नोट करिए। एक साल बाद जब मेरी सरकार का दूसरा बजट पेश होगा, उसमें इसके आउटकम प्रस्तुत करूंगा और हमारी मुख्यमंत्री आप सबको बताएंगी, आपको विजिट कराएंगे। हमें बुलाइएगा, हम काम करके दिखाएंगे। और आप जो बार बार पूछ रही है पैसा कहां से आएगा, 4 करोड़ रुपए की स्कीम पर 20 करोड़ रुपए विज्ञापन के खर्च करना छोड़ देंगे, सब आना शुरू हो पैसा आ जाएगा। पर अरविंद केजरीवाल तो हमेशा दावा करते थे कि हमारा प्रॉफिट मेकिंग बजट है, हम बहुत पैसा हम सरकार के पास है, इसलिए हम जो जन सेवा के कार्य हैं, योजनाएं हैं, हम उनको ला पा रहे। तो क्या वो झूठ बोलते थे या सच में उनका बजट जो था वो प्रॉफिट मेकिंग था? वो झूठ बोलते थे, क्योंकि उनके इस दौर में जीएसटी
लागू हो रहा था। जी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा, लगभग अगर मेरा आंकड़ा मुझे ठीक से स्मरण है, 38,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में राज्य सरकार को दिया था। तो अब दावा करते रहते थे अगर इतना पैसा था तो 1,000 रुपए की घोषणा, बजट भी कहा था 2,000 करोड़ रुपए देंगे मार्च 2024 में। एक साल बाद में सरकार में रहे, क्यों नहीं देकर गए? ठीक है, क्यों नहीं देकर गए? पूरा समय था, घोषणा करने के बाद स्कीम के रूल्स फ्रेम कर सकते थे, नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सब खजाना खाली छोड़ा था। ये आज की डेट में कहानी शोभना जी, मैंने आपसे पूछा मैंने आपको बताया, मैंने मैं आपको इसलिए बताता हूँ। एक यहाँ पे जो यंगस्टर्स बैठे हैं वो इस बात को जानते हैं। एक जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे जाते हैं ना, तो जिसका बैट होता है वो कहता है अगर मैं बैट लेके चला जाऊंगा, उसे पता होता है। तो ये उसी तरह की हरकत है, उन्हें पता है ये खजाना खाली छोड़ के गए, इसलिए बार बार कहते हैं। मगर ईमानदारी से प्रशासन चलाया जाएगा, केंद्र सरकार का सहयोग लिया जाएगा, केंद्रीय स्कीम्स को लागू किया जाएगा, तो हर चीज इंप्लीमेंट है। हमने बजट को 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया। मुझे पता है 20% आपने इजाफा किया है हेल्थ बजट में, आपने बहुत इजाफा किया है। 4,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे हमने 4,000 करोड़ किया है, और आपने झुग्गियों को 700 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट का प्रोविजन रखा है। मैं उस पर आऊंगी आपके साथ, लेकिन अभी हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हुए थे और वहां भी बीजेपी की सरकार है। वो कहते हैं कि साहब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो क्या यहाँ पर इस मंच पर बैठकर आज आशीष सूद भी ये कहेंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तो है, कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं, आप उनको देख रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूं। और तो आप कैसे इन पर लगाम लगाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। आप उनको शो कॉज तो देती है आपकी सरकार, लेकिन जमीन पर सब वही ढाक के तीन पात। देखिए, हर साल पिछले 27 साल से ये कोई पहली बार पेरेंट्स की शिकायत नहीं हुई है कि फीस बढ़ रही है या मनमानी हो रही है। मेरे बच्चे जब दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते थे, मैं भी इससे त्रस्त था, हम भी आवाज उठाते थे, मगर किसी भी सरकार ने सार्थक पहल नहीं की। मैं बहुत जिम्मेदारी को आपको बताता हूं। दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 है। 1973 में जब एक्ट बना, मुट्ठी भर दिल्ली थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजल्ट जो है ना, एक ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता था पूरे विश्वविद्यालय का रिजल्ट। इतनी छोटी दिल्ली थी। उस समय पर जो एक्ट बना वो आज कम पड़ता है, इसको सुधार करने की जरूरत है। पिछली सरकारों ने इसे अपनी आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक्सटॉर्शन का साधन बनाया, इसलिए जनता परेशान रही। 2020 का लीगेसी इशू है डीपीएस द्वारका का जी। 2020 का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। आप अगर चाहें, आप तो गूगल करें, पत्रकार हैं आप, 2000 चैनल्स की और अखबारों की कतरनें मिलेंगी जिस पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये तो हमारी सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। पहली बार डीएम के नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाकर वहां भेजा, उसका सुधार किया। अब हमें धीरे धीरे इसके अंदर और कमियों का जानकारी मिल रही है। हम एक यूनियन टेरिटरी हैं जी। हमारी अन्य राज्यों की तरह हमारे पास उतने अख्तियार नहीं है, मगर हम समन्वय करके इसके अंदर वो फ्लैश एंड ब्लड, वो दांत डालना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि समय, आप अब बैठे हैं और आप दिल्ली के होम मिनिस्टर भी हैं, तो अब कानून व्यवस्था पर तो बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप भी देख रहे हैं कि क्राइम ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ गया है और जवाबदेही अब आपकी भी बनेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के उसमें आती है, लेकिन गृह मंत्री ने आप लोगों की बैठक बुलाई और साफ किया कि भाई दिल्ली सरकार भी करेगी। पहलगाम में जिस तरीके का अटैक हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रही है, उसको देखते हुए आप इस मंच से क्या बताएंगे, क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि मैंने देखा कि 6 दिन हो गए, लेकिन मुझे कहीं भी कोई पुलिस डिप्लॉयमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे मैं सुरक्षित महसूस करूं कि यहाँ अब हम टारगेट नहीं होंगे। देखिए, आपने खुद ही कहा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के नाते हम अपने गृह विभाग की लिमिटेशंस को जानते हैं। ठीक है। इसलिए डीएम कार्यालयों के माध्यम से हम पुलिस के साथ समन्वय करके दिल्ली की कानून व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर बेटियों के लिए आप मैं- क्या मैं वही- करेंगे? वही- बेटियों की सुरक्षा मैं बहुत बड़ा वही- मुद्दा है दिल्ली में, मेट्रो में, स्टेशंस पर बहुत ज्यादा। मैं वही आपको बताने वाला हूं। हमने दिल्ली के डार्क स्पॉट्स की परिभाषा बदल दी है। शायद दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने ये डार्क स्पॉट्स की परिभाषा बदली है। डार्क स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि इधर खंबे पर लाइट नहीं है। डार्क स्पॉट का मतलब आज के इस युग में वो भी है जहां 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक उस रोड पे चलते समय सिग्नल्स ही मोबाइल के चले जाते हैं। डार्क स्पॉट वो भी है जहां सिग्नल नहीं है, अंधेरा है और वहां से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक कोई पुलिस का व्हीकल ही नहीं है, वहाँ पुलिस की गश्त ही नहीं होती है, पुलिस की पेट्रोलिंग ही नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया है कि हमने दिल्ली की डार्क स्पॉट्स की परिभाषा को बदला है। नाउ द डार्क स्पॉट्स विल बी द प्लेसेस वेयर यू डोंट हैव प्रॉपर लाइटिंग, where you don't have proper signals on your phone, and from where you don't find a police beat box or a police petrol van at nearby कितने हैं place. ये dark तो spots ये दिल्ली तीनों में? चीजें मिलाकर उन डार्क स्पॉट्स को चिन्हित करके सुधारने का काम अभी हाल ही में हमने, मुख्यमंत्री ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के विभिन्न विभागों और यहाँ तक मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ भी बातचीत करके इनको आइडेंटिफाई करके इसको सुदृढ़ करने का काम हमने आपने अब किया है इतना होमवर्क, तो ये डार्क स्पॉट्स आपको कितनी, क्या बहुत बड़ी संख्या है या? देखिए, ये डाटा डायनामिक है क्योंकि एक लाइट आज ठीक है, कल खराब हो सकती है, ये हमेशा बदलता रहता है। अच्छा। दिल्ली में ये लाइट्स की स्थिति हमें किसी भी जगह बदलती रहेगी और हम जितने विविध मौसमों वाले देश हैं, तेज आंधी आती है तो भी बहुत चीज़ों में फर्क पड़ जाता है, बारिश बेमौसम आ जाती है, तो ये डायनामिक डाटा है। मगर लास्ट हमारी मीटिंग जो थी उसमें कोई दिल्ली भर में हमें 1800-1900 के करीब थे, मगर ये डायनामिक डाटा आज हो सकता है ये ज्यादा हो या बस में बिल्कुल ही एक कम हो। आखिरी सवाल, समय क्योंकि अब मुझे कहा जा रहा है मेरा, आपने एक बयान दिया कि साहब हम बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये तो सिर्फ क्लासरूम में क्यों, आपको तो पूरी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करना है, उनको यहाँ से निकाल भगाना है, आपने वादा करा है दिल्ली की जनता से? ये नहीं, क्लासरूम्स में भी आइडेंटिफाई करने की बात इसलिए आई थी कि कोई एक मिसकंसेप्शन फैलाने का काम था। हम इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि देश में, दिल्ली में कोई भी इन्फिल्ट्रेटर किसी भी तरीके का नहीं रहने देंगे, नंबर 1। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। मगर इन्फिल्ट्रेटर से पहले एक बार को कोई एक इन्फिल्ट्रेटर हमसे नजर से चूक गया तो मैं अपने पुलिस के साथियों को या हमारे डीएम कार्यालय को माफ कर सकते हैं, मगर इन इन्फिल्ट्रेटर्स को जो आधार कार्ड बनाने का रास्ता देते हैं, जो इनके लिए राशन कार्ड बनाने का, मकान किराए पे लेने का, इनको मोबाइल चिप लेने के लिए जो ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसे किसी एक भी आदमी को हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमें चाहे कितनी ही दूर चलना पड़े, उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दिस अमाउंट्स टू देशद्रोह। बिल्कुल। आप इन्फिल्ट्रेटर को ये सब साधन उपलब्ध कराते हैं, ये देशद्रोह के समान है जी। देश में आने मतलब वाले मददगारों पर एक्शन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेंगे, उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और इन्फिल्ट्रेटर्स के चिन्हित करने का काम है। हमने अब भी अपील की है, पाकिस्तानी नेशनल्स को 29 तारीख तक देश छोड़ने का निर्देश हुआ है। हमारी इतनी बड़ी दिल्ली में, इतनी फैलती हुई दिल्ली में, हो सकता है कहीं हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन में थोड़ी बहुत कमी पड़ती हो। हम जनता के सहभागिता से, हमने जनता से अपील की है उनको चिन्हित करने में हमारी मदद करे, ताकि हम उनको पहचान करके उनको वापस उनके देश भेज सके। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी बेबाकी के साथ आपने सुना आशीष सूद जी को, हालांकि इसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, हम बहुत सालों से उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।